Hello, my dear students. I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So, student आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है. जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक शेयर करेंगे. स्टूडेंट आज की क्लास में आपको मैं कराने वाली हूँ फिर से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं आपके डिफरेंट टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए. तो चलिए जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस आपके लिए क्या रहने वाले हैं. तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट. ये क्लास आपकी होने वाली है 2020 सीरीज की क्लास. तो 2020 सीरीज में आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को कराए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना स्टूडेंट्स. तो आपने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए हैं. एंड क्वेश्चंस में आज जो आप क्वेश्चंस करने वाले हैं, अगेन मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो मैं आपको कराने वाली हूँ. तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को देखते हैं. पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या रहने वाला है. देखिए क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स. मैरिटल सक्सेस डिपेंड्स चीफली अपॉन ट्रेड्स ऑफ. आपको बताना है कि जो आपकी मैरिटल सक्सेस है वो किस चीज पे मेनली डिपेंड करती है ना. मैरिटल सक्सेस यानी कि आपके वैवाहिक जीवन की सफलता बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, ये आपको बताना है. आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं: कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, फाइनेंशियल स्टेटस, गोल्स एंड एस्पिरेशंस एंड एंसेंट्री. सो बताइएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा भाई, बताते जाओ जल्दी जल्दी. क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा. एक वैवाहिक जीवन की जो सफलता है वो किस चीज पर निर्भर करती है, ये आपको यहाँ पे बताना है. तो क्वेश्चन को देखेंगे भाई अच्छे से, ठीक है. सब लोग देखेंगे क्वेश्चन को एंड बताएंगे आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा. बताइए भाई. चरित्र और व्यक्तित्व, वित्तीय स्थिति, लक्ष्य और आकांक्षाएं एंड वंश. सो आपको बताना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा. देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है. क्वेश्चन है वैवाहिक जीवन की सफलता से संबंधित. तो सबसे ज्यादा रेलेवेंट पॉइंट आपके सामने क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा रेलेवेंट पॉइंट है आपके सामने चरित्र और व्यक्तित्व. तो यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. यानी कि मैरिटल अगर हम बात करते हैं सक्सेस की तो वो डिपेंड करते हैं आपकी कैरेक्टर एंड आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आज का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट. क्वेश्चन आपके सामने है: फाइंड एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ. आपको बताना है कि भाई विटामिन डी की सक्रियता का पता लगाएं, इसकी सहायता की आवश्यकता होती है. अगर हम क्या चाहते हैं, देखिए आपको पता है ना विटामिन डी हमारी बॉडी में कैसे होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है ना. किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट, इनएक्टिव फॉर्म में होता है. विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म क्या होती है, कोलिकैल्सिफेरॉल होती है ना, या फिर कैल्सिफेरॉल होती है. सो वो हमें एक्टिव फॉर्म में चाहिए होता है, हमारी स्किन के अंदर होता है. जब हमारी स्किन पे सनरेज पड़ती हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है और फिर हमारी विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म है जिसे अर्गोकोलिकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं या डाईहाइड्रो अर्गोकोलिकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं, वो इस नाम में आपकी कन्वर्ट हो जाती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा कि फाइंड एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ. कौन ऐसी चीज है जो विटामिन डी की एक तरीके से एक्टिवेशन में मदद करेगी, उसको एक्टिव करने में मदद करेगी, ये आपको यहाँ पे बताना है. क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, आपका सनलाइट. आपकी सनलाइट है जो कि क्या करती है, विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम करती है. ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन है: ए सीरियस डिसीज कॉज बाय द एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल इज. अत्यधिक शराब पीने से होने वाली एक गंभीर बीमारी कौन सी हो सकती है. ठीक है, आपको बताना है कि भाई अत्यधिक शराब पीने से जो गंभीर बीमारी होती है वो बीमारी आखिर कौन सी हो सकती है. ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है स्टूडेंट्स. सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा. आपके सामने ऑप्शन है: ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्वास्की डिसीज एंड सिरोसिस एंड हीमोलाइटिक अनीमिया. इन सब में से स्टूडेंट आप लोगों ने हीमोलाइटिक अनीमिया का नाम अच्छे से सुना है, आपने सिरोसिस का नाम सुना है, ब्लू बेबी सिंड्रोम एंड कावासाकी रोग, ये क्या होते हैं ये शायद आपको उतना नहीं पता है. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते किसे हैं. देखिए स्टूडेंट, जब एक छोटा बच्चा होता है ना, जो जस्ट पैदा हुआ होता है, एक छोटे हुए बच्चे की जो आपकी क्या होती है, स्किन है, अगर उसका कलर ब्लू हो जाता है ना, तो उस डिसीज को हम क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं. और ये होता क्यों है, जब उस बच्चे के शरीर में है ना जो क्या है, ब्लड है, ठीक है, उसमें क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. तो उस कमी की वजह से उसे ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है.
ओके, कावासाकी जो आपका ये बीमारी है क्या होती है स्टूडेंट, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है, जो दीवार होती है ना, ब्लड वेसल्स की दीवार जो होती है स्टूडेंट, जब उनमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है, जलन और सूजन क्रिएट हो जाती है, सो कावासाकी रोग होता है। ओके, सिरोसिस होता है, आप जानते हैं, डिस्ट्रक्शंस ऑफ लीवर सेल, यानी कि आपके यकृत की कोशिकाओं में ह्रास होना सिरोसिस कहलाता है। हीमोलाइटिक आप लोग जानते हैं, अनीमिया होता है, जब आपकी बॉडी में आरबीसीज कम होने लगती हैं तब आपका हीमोलाइटिक अनीमिया होता है। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर इज सिरोसिस। ओके, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिरोसिस। अब एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि लीवर और अल्कोहल ये दोनों एक दूसरे के क्या है, जानी दुश्मन है। हमेशा लीवर के खराब होने में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, अल्कोहल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर लीवर की बीमारियां किसकी वजह से होती हैं, अल्कोहल के कंजप्शन की वजह से होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड कंजप्शन यानी कि लंबे समय से सेवन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ए डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट इज लिंक्ड टू द व्हिच डिसीज। आपको बताना है कि संतृप्त वसा में उच्च आहार किस बीमारी से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि भाई अगर एक पर्सन एक डाइट ले रहा है, जिस डाइट में वो क्या कंज्यूम कर रहा है स्टूडेंट, जिस डाइट में वो सैचुरेटेड फैट को बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रहा है, जो कि आपका कैसा फैट होता है, सॉलिड फैट, यानी कि जो कैसा रहता है, जमा हुआ रहता है ना, ऐसा फैट वो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो ये इनमें से किस बीमारी से संबंधित हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, एनोरेक्सिया, लिवर सिरोसिस, रीनल फेलियर। ये आपको बताना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, तो समझिए अच्छे से भाई कि जो आपका सैचुरेटेड फैट होता है, जो कि एक सॉलिड फैट है, उसकी वजह से क्या होती है, हार्ट डिसीज होती है ना, जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सैचुरेटेड फैट, जो कि आपकी बॉडी में क्या करता है, एलडीएल को इंक्रीज कर देता है। एलडीएल क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन ब्रेन यूजेस एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स। लंबे समय तक भूखमरी के दौरान मस्तिष्क प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका उपयोग करता है। ओके, आपने लंबे समय तक क्या किया है, आप भूखे रहे हो, आपने उपवास रखा है, पर तब आपकी ब्रेन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जबकि आप तो क्या हो, उपवास पे हो। तो भाई आपका जो ब्रेन है वो एनर्जी किसके माध्यम से लेगा, कोई तो ऐसी चीज होगी ना जो आपके ब्रेन को क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो कैसे स्टेज में है, वो तो फंक्शनिंग स्टेज में है, बट आपकी बॉडी क्या है, वो एक रेस्टिंग स्टेज पे, क्योंकि आप भूखे हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क उतना नहीं कर रहा उस समय पे, है ना, क्योंकि आपने रखा हुआ है उपवास। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, कीटोन बॉडीज। ओके, जो कीटोन बॉडीज हैं उनके द्वारा आपका इस टाइम पे ब्रेन क्या करता है, अपने लिए ऊर्जा की प्राप्ति करता है। और ये मैंने अपनी बहुत सारी क्लासेस में बता रखा है कि कीटोन बॉडीज क्या हैं और कैसे बनते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, द पर्पस ऑफ कार्बोनाइजिंग ऑफ वूल फाइबर इज टू रिमूव। आपको बताना है कि ऊन के रेशों के कार्बोनाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है वैक्सी मैटर, सरफेस स्केल, वेजिटेबल मैटर, ऑर्थोकॉर्टेक्स। अब देखिए एक बात समझ लीजिए आप पहले तो अच्छे से, कि जो वूल फाइबर होता है जिसको हम कहते हैं ऊनी रेशा, जो कि होता है एक आपका एनिमल फाइबर, ठीक है, किस में रिच होता है, प्रोटीन में रिच होता है। क्या पाए जाते हैं इसमें, स्केल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हिंदी में कहते हैं शल्क, और जिसकी वजह से इसमें होती है चमक। ठीक है जी, बेसिक फंडा हमें अभी भी याद है। हम देखेंगे द पर्पस ऑफ कार्बोनाइजिंग ऑफ वूल फाइबर इज टू रिमूव। अब जो ये कार्बोनाइजिंग का प्रोसेस होता है ना स्टूडेंट, ये क्या होता है आपका, वूल फाइबर का क्लीनिंग प्रोसेस होता है, यानी कि वूल फाइबर की सफाई प्रक्रियाओं में से एक होता है कार्बोनाइजिंग करना। यहाँ पे आपको बताना है कि जब आप वूल फाइबर की कार्बोनाइजिंग करते हैं तो उसमें से किस चीज को रिमूव करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर बनेगा वेजिटेबल मैटर को रिमूव करते हैं। ओके, किसको रिमूव किया जाता है, वेजिटेबल मैटर को रिमूव किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि यहाँ एक टर्म लिखा है ऑर्थोकॉर्टेक्स, है ना, तो स्टूडेंट एक होता है आपका ऑर्थोकॉर्टेक्स, एक होता है आपका पैरा कॉर्टेक्स। दो चीजें होती हैं, एक होती है ऑर्थोकॉर्टेक्स, एक होता है आपका पैरा कॉर्टेक्स। ये दो चीजें पाई जाती हैं आपके वूल की स्ट्रक्चर में। तो ये वो दो अपोजिट संरचनाएं होती हैं स्टूडेंट,
जिनकी वजह से वूल में नेचुरली क्रिम्प होती है। जब आप वूल को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें दोनों स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऑर्थोकॉर्टेक्स एंड पैराकॉर्टेक्स, और ये दोनों विषम अनुपस्थिति में, विषम वाली उपस्थिति में होती हैं, एक अपोजिट और दूसरी अपोजिट। और इनकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट, आपके वूल में क्रिम्प होती है, यानी कि नेचुरल जो ये वेवीनेस होती है ना, ये वूल में किसकी वजह से होती है, इस ऑर्थोकॉर्टेक्स की वजह से और पैराकॉर्टेक्स की वजह से होती है। क्वेश्चन का आंसर बन गया सी। आगे देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है। भाई क्वेश्चन देखो अच्छे से, विच कलर सिंबलाइज हेल्थ, न्यू बिगनिंग एंड वेल्थ एंड इट्स ऑल्सो यूज फॉर रिलैक्सेशन एंड क्रिएटिंग बैलेंस इन द डिजाइन। आपको बताना है कि कौन सा रंग स्वास्थ्य, नई शुरुआत और धन का प्रतीक है और डिजाइन में विश्राम और संतुलन बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आप बताएंगे कि भाई ऐसा रंग कौन सा है जो रंग स्वास्थ्य के लिए, नई शुरुआत के लिए, है ना, और धन की प्रतीक है ना, किसका प्रतीक है, स्वास्थ्य का, नई शुरुआत का, न्यू बिगनिंग का, और धन का प्रतीक है, और डिजाइन में विश्राम और संतुलन बनाए रखने के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पिंक, ग्रे, ब्राउन एंड ग्रीन। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ऐसा कलर कौन सा है जो रंग ऐसा है आपका जो स्वास्थ्य के लिए, नई शुरुआत के लिए और धन के लिए, तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड विश्राम और संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। वो रंग आपका कौन सा है, ग्रीन कलर है। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये कहलाएगा आपका ग्रीन कलर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस व्हाट ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आपको बताना है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस व्हाट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जीवाश्म ईंधन को जब जलाया जाता है स्टूडेंट, तो भाई उससे नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड आपके निकलते हैं, रिमूव होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये आपको बताना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बताइए भाई, सब लोग आंसर देंगे कि आपका जो क्या हुआ जाता है, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जब हम उनको जलाते हैं तो नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड उनमें से रिमूव होते हैं, ये आप मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा। बताओ जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन देख लो भाई अच्छे से, एंड क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है, ठीक है ना, ये आप लोगों को मुझे बताना है। तो बताइए जल्दी से क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर। सब लोग आंसर देंगे, बताते जाएंगे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नाइट्रा आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये दो चीजें आपकी क्या होती हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाने से ये दोनों रिलीज होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। केन जैगरी इज अ गुड सोर्स ऑफ। आपको बताना है कि जो गन्ने का गुड़ होता है, गन्ने से बनने वाला जो गुड़ है स्टूडेंट, वो किस चीज का गुड सोर्स होता है। ये आप मुझे बताएंगे कि जो आपका गन्ने से प्राप्त होने वाला गुड़ होता है वो किस चीज का गुड सोर्स होता है। तो बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर, विटामिन, जिंक, एंड आप लोगों का ऑप्शन है दूसरा, प्रोटीन एंड निकल एंड फैट्स एंड प्रोटीन्स, एंड आपका कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स। सो बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सब लोग आंसर देंगे भाई, बताइए जल्दी से क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर। आपका जो गुड़ है जो कि गन्ने से प्राप्त किया जाता है, उसमें कौन सी चीज की अधिकता होती है। क्या वो चीज है स्टूडेंट जो कि अधिक मात्रा में पाई जाती है। ओके, ये आपको बताना है। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड खनिज। ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं आपके गुड़ में जो कि आपको शुगर केन से प्राप्त होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको भी कराया था स्टूडेंट जिसमें बात थी फॉसल फ्यूल की, है ना। ये फॉसल फ्यूल क्या होते हैं स्टूडेंट, देखो इनके बारे में एक चीज ध्यान रखना कि जो फॉसल फ्यूल होते हैं इनमें पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन। ये आप ध्यान रखेंगे, इनमें क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, कोयला हो सकता है, ठीक है, आपके क्या हो सकते हैं, आपके ऑयल हो सकते हैं, ठीक है, एंड देन आपकी जो नेचुरल गैसेस होती हैं,
है ना, नेचुरल गैसेस, ये आपके इसके एग्जाम्पल की कैटेगरी में आते हैं। ये चीज आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन देखते हैं भाई, आपके सामने है क्वेश्चन। सोडियम पर सल्फेट NaSO इज यूज्ड फॉर, आपको बताना है कि सोडियम पर सल्फेट का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है। देख लो भाई अच्छे से, क्वेश्चन दिया गया है सोडियम पर सल्फेट का यूज आप किस चीज के लिए करते हो, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं ब्लांचिंग, ठीक है, सॉरी ब्लीचिंग यानी कि आपका विरंजन जिसको कहते हैं, मर्चराइजेशन, और आपका स्कोरिंग एंड आपका डीसाइजिंग। बताइए, डिजाइनिंग या डिसाइजिंग कुछ भी कह सकते हैं बेसिकली, ये आपको बताना है कि यहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा। बताइएगा स्टूडेंट्स, हम ब्लीचिंग के लिए करते हैं, मर्चराइजेशन के लिए करते हैं, स्कोरिंग के लिए करते हैं, या डिसाइजिंग के लिए करते हैं, है ना, ये आपको बताना है। बेसिकली यहाँ पे डिसाइजिंग है, ये डिजाइनिंग नहीं होगा, क्योंकि आपका ये क्लीनिंग प्रोसेस एंड आपकी जो प्रोसेसिंग होती है, परिसज्जाएं होती हैं टेक्सटाइल की, है ना, उनसे ही संबंधित आपका ये क्वेश्चन है। बताइए, बताइए स्टूडेंट्स, आंसर क्या बनेगा। सब लोग आंसर बताएंगे स्टूडेंट्स, क्या आंसर यहाँ पे आपका क्या बनेगा। सो देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा, सोडियम परसल्फेट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो डिसाइजिंग के लिए किया जाता है। ओके, यानी कि प्रोसेसिंग के दौरान जो साइज में क्या हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, डायमेंशंस उसके बिगड़ जाते हैं, उसको फिर से एक फिनिश टच देने के लिए, वार्प एंड वेफ्ट के धागों का एक सही संतुलन बनाने के लिए क्या किया जाता है, डिसाइजिंग प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। तो डी आंसर यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा। ओके, केमिकल है वो आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, आपके सामने क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, which amino acid is responsible for relatively higher wet strength in wool fiber। आपको बताना है ऊनी रेशों में अपेक्षाकृत अधिक नम शक्ति के लिए कौन सा अमीनो अम्ल उत्तरदायी होता है। which amino acid is responsible for relatively higher wet strength in wool fiber। जो ऊन का तंतु है अगर वो गीली अवस्था में मजबूत है तो आपका कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से वो अपनी गीली अवस्था में या नम अवस्था में शक्ति युक्त होता है। बताइए, आपके सामने ऑप्शन है थ्रियोनिन, सिस्टीन, सेरीन एंड ट्रायोसिन। बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। आपको बताना है कि ऊनी रेशों में अपेक्षाकृत अधिक नम शक्ति के लिए कौन सा अमीनो अम्ल उत्तरदायी होता है। तो बताओ स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, कौन सा अमीनो अम्ल है वो जो कि उत्तरदायी होता है। आंसर बनेगा सिस्टीन। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा सिस्टीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है, एक्रिलिक फाइबर इज मेड फ्रॉम एटलीस्ट 85% बाय वेट ऑफ। आपको बताना है कि एक्रिलिक फाइबर वजन के हिसाब से कम 85% से बनाया जाता है। भाई आपका इन सब में से जो एक्रिलिक फाइबर है, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, ऑरलॉन के नाम से भी जानते हैं, है ना, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है, ऑरलॉन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्रिलिक फाइबर आपका जिस चीज से बना होता है उनमें से 85% परसेंटेज आपका किस चीज का है जिसके द्वारा एक्रिलिक फाइबर का निर्माण होता है। ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने दिए गए स्टूडेंट, एक्रिलिक एसिड, आपका एक्रिलामाइड एंड एक्रिलोनाइट्रिल एंड मिथाइल मेथाक्रिस्टलेट। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, मेथाक्वाइलेट। क्या बनेगा आपके क्वेश्चन का आंसर, बताओ जल्दी से। एक्रिलिक एसिड, एक्रिलामाइड, एक्रिलोनाइट्रिल एंड मिथाइल मेथाक्राइलेट। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। भाई एक्रिलिक का जब निर्माण होता है तो वो 85% किस चीज का उसमें वेट होता है जिससे वो मैक्सिमम बना हुआ होता है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा एक्रिलोनाइट्रिल। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको, जिन जिन बच्चों ने मेरे से बैचेस में पढ़ा है, मैंने थियरी में उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से कराई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, कॉटन इज स्ट्रॉन्गर व्हेन इट इज वेट, दिस इज बिकॉज ऑफ। आपको बताना है कि भाई जो कॉटन होता है ना, जब वो कैसी अवस्था में होता है स्टूडेंट, जब वो होता है आपका गीली अवस्था में, तो कॉटन गीली अवस्था में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। आपको वो रीजन बताना है कि भाई ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से कॉटन गीली अवस्था में मजबूत होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिस्टलाइन फाइबर, सेल्यूलोजिक लेयर, हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है जी,
ये आपको बताना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनने वाला है। ओके जी, बताइए, बताओ भाई क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन देख लो कि कपास गीली होने पर भी मजबूत होती है, इसकी क्या वजह हो सकती है। अच्छा देखो, आपको मैं एक बात और बता देती हूँ कि आपके जितने भी फाइबर है ना, हम उन्हें दो तरीके से और बांटते हैं। वो दो तरीके कौन से होते हैं। एक होता है आपका स्टूडेंट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोफिलिक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक। और एक कौन सा होता है स्टूडेंट आपका, एक होता है हाइड्रोफोबिक। तो दो चीजें होती हैं आपकी, है ना। कौन सी होती है स्टूडेंट, एक होती है आपकी हाइड्रोफिलिक, ठीक है, और दूसरी होती है हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। दो चीजें हो गई हैं, एक हो गई फिलिक, एक हो गई फोबिक। तो दो चीजें होती हैं स्टूडेंट। अब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है। जो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं वो होते हैं जैसे कि आपका कॉटन, जैसे कि आपका वूल, जैसे कि आपका लिनन। ये आपके नेचर में कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक कौन से होते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ठीक है। आपका क्या हो गया, नायलॉन हो गया, नायलॉन भी, हाँ नायलॉन आपका हो गया, ठीक है। एक मान लीजिए स्टूडेंट आपका क्या हो गया, आपका मान लीजिए एक्रिलिक हो गया, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, नेचर में हाइड्रोफोबिक है। इन दोनों में अंतर क्या है कि इनकी जो एब्जॉर्बेंसी होती है स्टूडेंट वो काफी गुड होती है, यानी कि इनके अंदर जो पानी को अवशोषित करने की क्षमता है काफी अच्छी होती है, ये काफी हायर एंड गुड एब्जॉर्बेंसी रखते हैं। और ये वाले जो होते हैं स्टूडेंट, ये हायर एंड गुड एब्जॉर्बेंसी नहीं रखते, इनकी ऑब्जर्वेंसी काफी पुअर होती है, यानी कि ये पानी को एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अब आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा यहाँ पे सेल्यूलोजिक लेयर। यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कपास गीला होने पे अधिक मजबूत होता है वो सेल्यूलोजिक लेयर की वजह से होता है। और ये दोनों चीजें आपको एडिशनल पता चल गई हैं कि ये क्या होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनरेटेड प्रोटीन। आपको बताना है इनमें से पुनः उत्पादित प्रोटीन कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, केसीन, वूल, हेयर एंड सिल्क। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, बताइए स्टूडेंट्स। पुनः जनरित प्रोटीन, दोबारा से जनरेट किया गया प्रोटीन आपका कौन सा है, वो आपको बताना है। तो मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। पुनः जनरित प्रोटीन कौन सा है, केसीन, हेयर, वूल एंड सिल्क। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पता है ये बाल है, ये पुनः उत्पादित नहीं है। सिल्क पुनः उत्पादित नहीं है, वूल पुनः उत्पादित नहीं है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, केसीन। केसीन को आप कैसे प्राप्त करते हो, भाई आपने दूध लिया, है ना, मिल्क लिया आपने प्योर फॉर्म में। अब मिल्क को आपने क्या किया, उसके अंदर मिला दिया आपने एसिड, एसिड मिलाया तो वो दो अलग अलग भागों में टूट गया। एक है उसका लिक्विड वाला पार्ट जिसे आप कहते हो वे प्रोटीन, और एक होता है आपका सॉलिड वाला पार्ट जिसको आप किस नाम से जानते हैं, केसीन के नाम से जानते हैं। तो ये बन गया आपका पुनः जनित प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखो, स्टेन रिमूवल कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। निम्नलिखित में से किस विधि से दाग हटाने का कार्य नहीं किया जा सकता है। भाई मान लीजिए आपके कपड़े पे क्या लग गए, दाग लग गए, है ना। आपके कपड़े पे क्या हुआ है स्टूडेंट, दाग लग गए। तो कपड़े पे लगे हुए दाग को आप कैसे साफ करोगे, बताओ। बताओ स्टूडेंट, आपको बताना है स्टेन रिमूवल कैन नॉट बी परफॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। आपके कपड़े पे दाग लग जाए तो किस विधि से साफ नहीं होगा। यहाँ पे कैन नॉट बी आपको बताना है। तो बेसिकली इनमें से वो कौन सी विधि है कि भाई आपके कपड़े पे दाग लग गया पर आप दाग को छुड़ा ही नहीं पा रहे। ऑप्शन दिए गए हैं, डिपिंग यानी कि कपड़े को पानी में भिगो के रखना, डिप करना, ठीक है, सर्फ डाल के। स्पॉन्जिंग मतलब उसे रगड़ना सर्फ में भिगोने के बाद। स्टीमिंग का मतलब है उसे बार बार पानी में से निकालना, ठीक है ना। एंड फिर उसको राइजिंग किया जाता है यानी कि सुखाना। सो बेसिकली ये आपका क्या है, एक तरीके का ड्राइंग प्रोसेस है, कपड़े को धोने की विधि है ये, लॉन्ड्री प्रोसेस। ओके, डिपिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कपड़े को सर्फ में भिगो दो। स्पॉन्जिंग का मतलब उसके बाद उसे रगड़ो। स्टीमिंग का मतलब उसे बार बार पानी में निकालो। एंड देन उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, जो आपका ये स्टीमिंग वाला प्रोसेस है इसको हम प्रायर सोक करना भी कहते हैं। ओके ना, जो स्टीमिंग प्रोसेस है इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, प्रायर सोक करने के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जब हम कॉटन वगैरह को क्या करते हैं, प्रायर सोक कर देते हैं ना धुलने से पहले सर्फ वगैरह में डाल के, तो कुछ देर उसे भिगो के रखना।
है ना। ये भी आपका कई बार स्टीमिंग वर्ड इसके लिए भी यूज किया जाता है। सो आपको यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा, जो कि आपकी विधि नहीं है दाग छुड़ाने की। सो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ड्राइंग यानी कि सुखाना। सुखाने की विधि के द्वारा कभी भी आपका दाग छुड़ाया नहीं जा सकता, कभी भी उसके थ्रू स्टेन रिमूवल का वो काम नहीं कर सकता। तो बाकी तीनों चीजें आपकी हेल्प करेंगी, स्टीमिंग हेल्प करेगी, डिपिंग हेल्प करेगी, स्पॉन्जिंग हेल्प करेगी, बट ड्राइंग आपकी हेल्प नहीं करेगी। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ दीज विच ऑफ दीज इज नॉट अ स्वेट रेजिस्टेंस फैब्रिक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पसीना प्रतिरोधी कपड़ा नहीं है। ऐसा कपड़ा जिसपे पसीने का असर नहीं पड़ता हो। पसीना प्रतिरोधी यानी कि ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर पसीने का असर नहीं पड़ता है, वो कपड़ा इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं पॉलिएस्टर, रेयन, कॉटन ब्लेंड विद लाइक्रा एंड बैम्बो। सो बताइए मुझे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा। बताओ भाई, क्वेश्चन देख लो अच्छे से। क्वेश्चन आपको बताना है कि आपका वो कौन सा स्टूडेंट क्या है, आपका फैब्रिक है, जिस फैब्रिक की जब आप बात कर रही हो तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि भाई उसके ऊपर ना पसीने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर क्या नहीं पड़ता है, पसीने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो आपको बताना है कि वो आपका इनमें से कौन सा फैब्रिक है। ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट आपके सामने, ठीक है, इसको देख लीजिए अच्छे से। सो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं पॉलिएस्टर, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है स्टूडेंट रेयन, बैम्बो एंड कॉटन ब्लेंड विद लाइक्रा। बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। बताइए बताइए जल्दी से, क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। सब लोग बताएंगे कि आपका जिसके ऊपर जो आपका क्या है, पसीना प्रतिरोधी कपड़ा नहीं है ना। आपको क्या बताना है, पसीना प्रतिरोधी कपड़ा नहीं है भाई, जिसके ऊपर पसीने का जो असर है वो ना हो, ऐसा कपड़ा इनमें से कौन सा नहीं है। तो ध्यान से देख लीजिए, आंसर बनेगा बैम्बो। क्योंकि जो बैम्बो होता है स्टूडेंट, ये आपका एक इको फ्रेंडली फैब्रिक होता है। बैम्बो से बनने वाला जो आपका फैब्रिक होता है वो कैसा फैब्रिक होता है स्टूडेंट, इको फ्रेंडली फैब्रिक होता है। एंड बेसिकली पॉलिएस्टर की बात में करूं तो ये एक सिंथेटिक फाइबर है। रेयन की बात में करूं तो ये भी केमिकल बेस्ड है, इसमें भी रीजनरेशन हुई है, सो ये भी सिंथेटिक हो गया एक तरीके से, है ना। एंड कॉटन में जब आप लाइक्रा मिला देते हो तो लाइक्रा भी आपका एक सिंथेटिक फाइबर है। सो ये ध्यान रखिएगा, ये भी ब्लेंडेड हो गया, सिंथेटिक इसमें मिक्स हो गया। तो ये तीनों आपके सिंथेटिक बेस पे हो गए एंड ये आपका नेचुरल बेस पे है, इसलिए आपका आंसर बनेगा बैम्बो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, इमल्सिफाइंग एजेंट फाउंड इन फूड इज। भोजन में पाइसी कारक पाया जाता है। इनमें से आपके सामने ऐसा कौन सा फूड दिया गया है जिसमें क्या पाए जाते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट पाए जाते हैं। केसीन, ट्रिप्सिन, कैफीन एंड ग्लूटेन। बताइएगा क्या बनेगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। इनमें से ऐसा कौन सा आपका भोजन है जिसमें पाइसी कारक पाया जाता है। बताओ भाई, केसीन में पाया जाता है, ट्रिप्सिन में पाया जाता है, या फिर आपका ग्लूटेन में पाया जाता है, या फिर कैफीन में पाया जाता है। बताइए, सब लोग आंसर देंगे भाई, जो भी है लोग क्लास में मुझे बताते जाएंगे कि केसीन में पाया जाता है, या फिर आपका कैफीन में पाया जाता है, या फिर आपका ट्रिप्सिन में या ग्लूटेन में। बताओ भाई जल्दी से, सब लोग आंसर बताएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिएगा तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट के जो आपका केसीन होता है, ठीक है ना। केसीन के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि जो केसीन का स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उसका नेचर काफी अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाला होता है ना। क्या होता है स्टूडेंट, उसका जो आपका स्ट्रक्चर है, जो उसकी संरचना है, काफी अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाली होती है। तो इसलिए कुछ चीजों के लिए जो प्रोटीन पाया जाता है दूध के अंदर, जिसको हम कहते हैं केसीन, वो आपका एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट काम करता है। ओके, तो डेयरी इमल्शन के तौर पे जो आपके डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उनके इमल्शन के तौर पे अगर आप देखेंगे तो केसीन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है भाई। क्वेश्चन देखो अच्छे से क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा इज केमिकली नोन एज। आपको बताना है
कि जो बेकिंग सोडा है उसे किस रासायनिक रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है बेसिकली स्टूडेंट कि बेकिंग सोडा का केमिकली नेम क्या होता है। बताइए भाई, सब लोग आंसर देंगे कि बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो नेम आपका क्या होता है। तो बताएंगे सब लोग आंसर क्या बनेगा। बताइए स्टूडेंट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को रासायनिक रूप में किस नाम में जाना जाता है, ये आपको मुझे बताना है। बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सब लोग एक बार आंसर को देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैंने आपके सामने जो आंसर्स हैं उन्हें ओपन किया हुआ है। सो मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए बेकिंग सोडा बड़ा पॉपुलर है, आप बेकिंग में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एज ए लीवनिंग एजेंट ये काम करता है, फुलावट का गुण जनरेट करने का काम है इसके अंदर। एंड दूसरा इसमें क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करता है आपके फूड के अंदर। क्वेश्चन का आंसर बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा को आप जिस नाम से जानते हैं वो नाम क्या होता है स्टूडेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन आपने दोनों लैंग्वेजेस में देख लिया अच्छे से। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। द फूड दैट कैन बी बेस्ट इनहेंस्ड फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी इज, आपको बताना है कि शरीर में आयरन के अवशोषण के लिए सबसे अच्छा भोजन कौन सा हो सकता है। भाई आपको बताना है कि आप अपनी बॉडी में क्या कर रहे हो। मान लो आयरन की टैबलेट खा रहे हो या फूड के माध्यम से आप आयरन को कंज्यूम कर रहे हो। आपको बताना है कि आयरन को कंज्यूम कराने के लिए, मतलब बेसिकली आपने उसे कंज्यूम किया, आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाए, वो भी बड़े अच्छे से। तो कौन सा ऐसा आपको इनमें से भोजन खाना चाहिए जिससे वो एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं कॉफी, मिल्क, एग एंड ऑरेंज। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट। सब लोग बताएंगे। अच्छा एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि विटामिन डी किसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस के, है ना। ये इन दोनों के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। सेम एज जो आपका विटामिन सी होता है वो क्या करता है, बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब कराने में आपकी मदद करता है। इसलिए ज्यादातर जो भी आयरन की प्रॉब्लम होती है जब बॉडी में, चाहे आयरन के सप्लीमेंट लेने हो, चाहे डाइट में आयरन कंज्यूम करना हो, तो उसके साथ में सिट्रस फ्रूट को सेवन किया जा सकता है। ओके आप ये ध्यान रखेंगे कि क्या किया जा सकता है, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, फ्रूट जूसेस होते हैं, उनका आप क्या कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। और उनका सेवन करने से क्या होगा, आयरन आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो विटामिन सी का काम क्या है, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करने में मदद करता है, यानी कि शरीर में आपके आयरन के अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए सहायक होता है। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग ऑफ फूड। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के गैर एंजाइमी ब्राउनिंग का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग नहीं है। तो देखो एक बात आप पहले अच्छे से समझ लो कि एंजाइमेटिक ब्राउनिंग या नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, आपकी जो ये ब्राउनिंग है यानी कि कलर का परिवर्तन होना, ब्राउन कलर डेवलप होना, ये दो तरीके का होता है। एक होता है स्टूडेंट जब ये ब्राउनिंग आपकी एंजाइम की वजह से होती है, और एक होता है जब ये एंजाइम की वजह से नहीं होती। तो एक हमारी जो ब्राउनिंग होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, उसको हम जानते हैं हमारी नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के नाम से। और एक हमारी ब्राउनिंग होती है जिसको हम कहते हैं एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। ठीक है ना। नाम से पता चल रहा है कि भाई इस वाली ब्राउनिंग के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है एंड इस वाली ब्राउनिंग के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जिस ब्राउनिंग के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसका मतलब ये कि उस वाली ब्राउनिंग के होने में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एंजाइम की होती है ना। तो जितने भी आपके ऑक्सीडाइज वाले एंजाइम होते हैं जिन्हें ऑक्सीडेज एंजाइम कहते हैं, है ना। सो जितने भी आपके ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं उन सब की वजह से क्या होती है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है। और जो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है स्टूडेंट आपकी, उसका बेस्ट एग्जांपल है मिलियार्ड रिएक्शन, जो कि आपकी किसके बीच में होती है, लैक्टोज एंड प्रोटीन के बीच में होती है, यानी कि रिड्यूसिंग शुगर एंड प्रोटीन के बीच में होती है। वो हमारी कहलाती है नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। सो इसमें बेसिकली कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिएगा। आंसर आपका यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केले के रंग का भूरा हो जाना, है ना। क्या हो जाना है स्टूडेंट, जो आपका केले के रंग का भूरा हो जाना यहाँ पे क्या कहलाएगा, एक तरीके की आपकी नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग का उदाहरण नहीं है
है ना, जो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है, वही आपका यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। सो केले का भूरा होना एक तरीके की क्या कहलाएगी, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहलाएगी। ये आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा, ब्राउनिंग ऑफ बनानास। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार, और आज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज बेसिकली रिलेटेड टू, आपको कल्याण की अवधारणा मूल रूप से किस चीज से संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति का स्वास्थ्य, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक स्थिरता, लॉन्गेविटी यानी कि दीर्घायु, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की गुणवत्ता। तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि आखिर कल्याण योजनाएं जो होती हैं आपकी, या जो कल्याण की मूल अवधारणाओं के बारे में हम बात करते हैं, वो आखिर इनमें से किस चीज से संबंधित है, ये आप मुझे बताएंगे। तो बता दीजिए जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। जो आपकी कल्याण की मूल अवधारणाएं हैं, आखिर वो किस चीज से जुड़ी हुई हैं, ये आप लोग मुझे बताएंगे कि कल्याण की मूल अवधारणाएं आपकी किस चीज से जुड़ी हुई होंगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ से जुड़ी हुई होंगी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। यानी कि कल्याण के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लेकर आना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने किए हैं आज की क्लास में 21 क्वेश्चंस, जो कि आपके किसी भी तरीके के टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक शेयर करेंगे, एंड ऐसे ही फिर मैं आपको मिलूंगी एक नए सेशन के साथ, जो कि आपके अलग अलग क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हम फिर से मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ, और साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।